गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम अपना जो लेसन बचा हुआ है उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो जो कल की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो लेखिका मृदुला गर्ग हैं वो अपनी जो गैर लेखिका बहनें थी दो, चित्रा और रेणु, उनके बारे में बता रही थी। तो वो रेणु के बारे में बता रही थी कि एक तो उसे परीक्षा देने से परहेज था और एक वो विद्यालय से जब घर आती थी तो जो गाड़ी थी उसका प्रयोग नहीं करती थी। अब वो अपनी दूसरी बहन के बारे में बता रही है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वो कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्द क्या होते हैं? साथी। कि वो खुद कम पढ़ती थी, अपने साथियों को पढ़ने में ज़्यादा हेल्प करती थी, इसलिए उसके साथियों के उससे ज़्यादा नंबर आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। तो जब वो शादी के लायक हुई तो उसने एक ही नज़र में किसी लड़के को पसंद कर लिया और सबको बता दिया कि अगर शादी करूँगी तो इसी लड़के से करूँगी। तो ये भी बेटा उस समय गैर परंपरावादी काम था, क्योंकि ये बातें उस समय की हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे कुछ साल बाद की। तो उस समय जो हमारा समाज था वो बहुत ही परंपरावादी था और लड़कियों को इस बात की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी कि वो अपनी शादी के लिए खुद लड़का पसंद करें। लेकिन लेखिका बता रही हैं कि उसके जो परिवार की औरतें थी वो परंपराओं को पीछे छोड़कर एक जीवन जीने वाली थी, इसलिए उसने भी ये परंपरा से हटकर काम किया कि उसने अपनी शादी के लिए अपना खुद जीवन साथी चुना। मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। वाकिफ का मतलब लड़के को भी नहीं पता था, पर उसका कहना था वो जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने आगे बात खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हथियार डालने का मतलब चित्रा की बात लड़के ने मान ली और उनकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आई। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। तो उनकी जो सबसे छोटी बहन है अचला, वो कम खिसकी मतलब शुरू में ऐसा लगता था जैसे वो परंपराओं के अनुसार जीने वाली है। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। तो यहाँ तक तो उसने सब कुछ परंपराओं के अनुसार किया, माता पिता का कहना मानकर जैसी उनकी मर्जी थी उनके अनुसार ही हर काम किया। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई, लेकिन उससे आगे वो अपनी परंपराओं के अनुसार नहीं चल पाई। घर बार में ज्यादा मन रुचा नहीं और मंजू और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। यानी 30 के पार होते ही, 30 बरस की होते ही वो भी लेखन कार्य में आ गई, लेखिका बन गई। एक बात हमें एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। तो लेखिका बता रही हैं कि हम सभी बहनों में एक बात समान रूप से थी कि चाहे हमने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाया हो, लेकिन अपने परिवार को तोड़ा भी नहीं। हमने जीवन में केवल एक ही बार शादी की और उसी को जीवन भर निभाया, चाहे तलाक की ही स्थिति क्यों ना आ गई, लेकिन फिर भी हमने उस रिश्ते को कायम रखा। क्यों? वो बता रही हैं क्योंकि हमारा मानना है कि मर्द बदलने से यानी जीवन साथी बदल लेने से कोई ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है। अगर हम अपने घर के अंदर भी अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जी लें तो वो भी काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में रही जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे। दड़बों का मतलब कमरों में बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए
अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। तो अब लेखिका अपने बारे में बता रही हैं कि शादी के बाद वो बिहार का एक छोटा सा कस्बा था डालमिया नगर, वहाँ पे पहुंची थी। तो लेखिका बता रही हैं कि वहाँ की जो संस्कृति थी या परंपरा थी या लोगों की जो सोच थी वो ऐसी थी कि वहाँ जो औरतें थी वो अपने खुद के पति के साथ भी अगर फिल्म देखने भी जाती थी तो अलग अलग जो रूम थे उनमें बैठती थी, एक साथ बैठते भी नहीं थे। तो लेखिका बता रही हैं कि मैंने उनकी इस परंपरा से हार नहीं मानी और मैंने साल भर के भीतर ही उनकी सोच को बदल दिया, और जो औरतें अपने ही पति के साथ बैठकर फिल्म देखना पसंद नहीं करती थी उनको दूसरे मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार कर लिया। वहां से निकली तो कर्नाटक के एक और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। कहाँ पर? जो कर्नाटक का कस्बा था बागलकोट, वहाँ पर। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप में दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। तो वहाँ एक संस्था थी बेटा, कैथोलिक बिशप, जो कि क्रिश्चियन स्कूल चलाती थी। तो वहाँ अच्छा स्कूल नहीं था, इसलिए लेखिका ने उस संस्था से प्रार्थना की कि आप यहाँ पे जो सीमेंट कारखाना है उससे आर्थिक मदद लीजिए और हमारे जो कस्बा है उसमें एक प्राइमरी स्कूल खोल दीजिए। पहले उन्होंने कहा क्योंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, यानी अपना प्रयास जारी रखा। मैंने ये सिद्ध किया कि जो गैर क्रिश्चियन बच्चे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी बच्चे हैं वो भी शिक्षा पाने के उतने ही अधिकारी हैं जितने क्रिश्चियन बच्चे हैं। लेकिन तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वो स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। तो उस संस्था ने क्या शर्त रखी कि हम आपके कस्बे में विद्यालय खोल देंगे, लेकिन आप इस बात की गारंटी दीजिए कि वो विद्यालय अगले 100 सालों तक चलता रहेगा। तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। वे भी मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वो अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों की न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। तो लेखिका ने जो कहा कि हम 100 बरस की गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं दे सकते, तो संस्था के जो अधिकारी थे उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये समस्या आपकी है कि आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप अपनी समस्या का खुद समाधान कीजिए। तो लेखिका कह रही है कि बात कड़वी जरूर थी लेकिन सच थी कि आखिर समस्या ये मेरी थी, उनकी नहीं, इसलिए प्रयास मुझे करना था। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ की अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से ये व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, बाद में अलग अलग शहरों में अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला पा गए। ख्यात का मतलब प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला पा गए। तो यहाँ आपका आगे प्रश्न बनेगा कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के क्या प्रयास थे। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है यही वाकया हमें उसमें बताना है कि उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए थे। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किया, पर सबसे ज़्यादा उसे मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक से खिसका हुआ अपनी राह खुद तलाशता रहा है। यानी कि जो लेखिका के लिखने का ढंग है वो सभी से अलग है, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत ये रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले प्रनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों में फाइलें पानी में तैर आई थी, तो वहाँ पर जोरों की बारिश हो गई थी। तो रेणु ने क्या किया, अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। जाहिर है रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता। तो यहाँ वो
अपनी जो बहन है रेणु, उसके जिद्दीपन को बता रही हैं कि वो कितनी जिद्दी थी। इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। माकूल का मतलब उचित जवाब। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वो ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत ये थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। एक मुश्त का मतलब एक बार बरस लेने के बाद रुक गई थी। तो वो अकेली ही स्कूल के लिए निकल पड़ती है। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वो बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया था, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। उसे कोई पछतावा नहीं था कि वो इतनी दूर पैदल चलकर आई बेकार में। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंची। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। सोच रही हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेखिका क्या कह रही हैं कि सच में अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, यानी दूसरों की मर्जी के अनुसार जीवन जीने की बजाय अपनी मर्जी से जीवन जीने का जो मजा होता है वो सबसे अलग होता है। यही बात लेखिका ने अपने परिवार की जो औरतें हैं उनके माध्यम से बताना चाहा है कि उन्होंने जो समाज की परंपराएं हैं, समाज के लोग हैं, उनकी परवाह किए बिना अपनी मर्जी से अपने तरीके से जीवन जिया, और अपने तरीके से जीवन जीने का मजा सबसे अलग होता है। तो आज हमारा पाठ कंप्लीट हो गया है बेटा। आपको क्वेश्चन आंसर मैंने सेंड कर दिए थे पहले पीडीएफ्स, जिसके कंप्लीट नहीं हुए वो कंप्लीट कर लें। कल हम नया अध्याय शुरू करेंगे। थैंक्स।